हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रीइंकार्नेशन की प्रोसेस पूरी करने से पहले ही ओल्ड शामैन की डेथ हो गई थी, जिससे होस्ट किंग और जाओ फैन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और वो दोनों 3 दिनों के लिए एकांत में चले गए थे। 3 दिनों बाद जब होस्ट किंग एकांत से बाहर आए थे, तब उन्हें पता चला था कि जाओ फैन होस्ट किंग से छोड़कर कहीं बाहर चला गया है और अभी के लिए किसी को भी नहीं पता है कि वो आखिर कहाँ पर गया है। अब आगे सीन बदल जाता है और हमें फेंगजियान वैली का सीन दिखाया जाता है। आज फेंगजियान वैली में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। एक बड़े से हॉल के बाहर फेंगजियान वैली के कई सारे डिसाइपल्स खड़े थे और उसी माहौल के अंदर अभी के लिए शेंग, ली, यैन होंग ये सभी मौजूद थे। उनकी नज़रें अभी के लिए एक दरवाजे पर टिकी हुई थी, क्योंकि उस दरवाजे से आज न जाने कितने सालों बाद फेंगजियान वैली के मास्टर, फेंगजियान वैली की लीडर अपना एकांत छोड़कर इस कमरे में एंट्री लेने वाले थे। सभी की नज़रें उसी दरवाजे पर टिकी हुई थी और अभी के लिए काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन शेंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। फेंगजियान वैली के मास्टर उसके भाई थे। आज से कुछ सालों पहले वो फेंगजियान वैली की सारी जवाबदारी शेंग को देकर एकांत में चले गए थे। शेंग भी ठीक से इन जवाबदारियों को पूरा कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों पर अचानक से आज से कुछ दिनों पहले उन्होंने शेंग को बताया कि वो अब अपने एकांत से बाहर आएंगे। ये सुनकर उस समय शेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब फेंगजियान वैली के मास्टर कभी बाहर नहीं आएंगे और वही फेंगजियान वैली का लीडर बना रहेगा। लेकिन अगर एक बार फेंगजियान वैली के मास्टर बाहर आ जाते तो उससे उसके सारे राइट्स छीन लिए जाते और फिर वो फेंगजियान वैली का एक नॉर्मल आदमी बनकर रह जाता। ज़्यादा से ज़्यादा उसे फेंगजियान वैली का एक एल्डर बना दिया जाता और ऐसा होते हुए शेंग बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उसे अपने लीडर की पोजीशन अब काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो चुकी थी, इसलिए वो इस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहता था। इधर जहाँ शेंग परेशान था, वहीं ली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि फेंगजियान वैली के मास्टर उसके टीचर थे और वो उनका सबसे प्यारा डिसाइपल था। उसे याद था आज से कुछ सालों पहले बिना कुछ ज़्यादा बताए अचानक से ही उसके मास्टर एकांत में चले गए थे। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था, लेकिन उसके मास्टर ने उसे कभी नहीं बताया था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज उसके मास्टर अपने एकांत से बाहर आने वाले थे और वो उनसे दोबारा से मिल सकता था, इसलिए वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। हाँ, आज से पहले भी वो अपने मास्टर से मिलने उस कमरे में जाया करता था जहाँ पर उसके मास्टर रहते थे, लेकिन जब भी वो उनसे मिलने जाता था वो कभी उसके सामने नहीं आते थे। उसे एक पर्दे के सामने रुककर उनसे बात करनी पड़ती थी। ये बात उसे पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता था, उसे वो ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ता। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी थी कि फेंगजियान वैली के लीडर का ली सबसे प्यारा डिसाइपल था। ऐसे में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि फेंगजियान वैली के मास्टर उसे ही फेंगजियान वैली का अगला लीडर, अगला मास्टर बनाए। ये वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो अभी के लिए ली को हद से ज़्यादा खुश कर रही थी। ली के साइड में ही यैन होंग खड़ी हुई थी, जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी। आज से कुछ दिनों पहले जिन ने उसे बेहोश कर एक जगह पर कैद कर दिया था। उस समय उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थीं और वो चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही थी। अभी सभी लोग अपने ख्यालों में गुम ही थे, तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से एक आदमी हॉल के अंदर एंटर करता है। आदमी ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, जो फेंगजियान वैली के मास्टर का ड्रेस कोड था। फेंगजियान वैली का हर मास्टर ये ड्रेस कोड पहने रखता था। सभी की नज़रें कमरे के अंदर आए फेंगजियान वैली के मास्टर पर टिकी हुई थी, लेकिन सभी की नज़रों में अभी के लिए शौक दिख रहा था, खास करके शेंग के और ली के चेहरे पर। दोनों ही फेंगजियान वैली के मास्टर को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि फेंगजियान वैली के मास्टर अभी के लिए देखने में 40-50 साल के आदमी लग रहे थे, लेकिन उन दोनों को अच्छी तरह से याद था आज से कुछ सालों पहले जब वो एकांत में गए थे, तब वो एक बूढ़े आदमी थे
जिनकी उम्र 80-90 साल की लगती थी। ऐसे में आखिर उनकी एज कम कैसे हो गई ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। पर यहाँ पर बात ये थी कि भले ही उनकी एज कम हो गई थी, लेकिन उनका चेहरा नहीं बदला था। चैंग और ली अच्छे से समझ सकते थे कि ये फेंगजियान वैली के मास्टर ही थे। सभी की शॉकिंग नज़रों के सामने फेंगजियान वैली के मास्टर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। फेंगजियान वैली के मास्टर हंसते हुए कहते हैं, क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? इस पर ली जल्दी से आगे आकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर कि हम आपको ना पहचाने? मैं आपको ग्रीट करता हूँ। ये कहकर ली उन्हें जल्दी से ग्रीट करता है। इस पर फेंगजियान वैली के मास्टर सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। तभी जल्दी से शैंग आगे आता है और कहता है, मैं बिग ब्रदर को ग्रीट करता हूँ। इस पर फेंगजियान वैली के मास्टर हंसते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की क्या ज़रूरत है? मैं जब यहाँ पर नहीं था तब तुमने हमारे फेंगजियान वैली को संभाला था। ये सब करते वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, है ना? इन चीज़ों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होगा, है ना? इस पर चैंग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिग ब्रदर। आखिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप फेंगजियान वैली में ना हों तब मैं आपकी जगह पर फेंगजियान वैली का ध्यान रखूं। पर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से कुछ दिनों पहले जो इन्फर्नो एल्टर में जो मैटर हुआ था मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। इस पर फेंगजियान वैली के मास्टर हंसते हुए कहते हैं, आखिर तुम पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो? अभी के लिए हमें फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें भुला दो। तभी ली आगे आता है और जल्दी से एक लेटर अपने पास से फेंगजियान वैली के मास्टर को देते हुए कहता है, मास्टर ये लेटर क्विंगन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर ने आपके लिए भेजा है। फेंगजियान वैली के मास्टर जल्दी से उस लेटर को ले लेते हैं और उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर तक लेटर पढ़ने के बाद वो उस लेटर को बंद कर अपने पास रख लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जल्दी से जाकर हमारे सेक्ट के जो कोर डिसाइपल्स हैं, जो पावरफुल डिसाइपल्स हैं, उनकी एक टीम बनाओ। आज से अगले कुछ ही दिनों में हम इस टीम के साथ क्विंगन सेक्ट और टियानिन टेम्पल के लिए रवाना होंगे। मुझे इन दोनों सेक्ट के लीडर्स से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। उनका ऑर्डर मिलते ही फेंगजियान वैली के लोग उस हॉल से जाने लगते हैं। चैंग, येन होंग और फेंगजियान वैली के लगभग सभी लोग उस कमरे से चले गए थे। अभी के लिए उस कमरे में सिर्फ फेंगजियान वैली के मास्टर और ली बचा था। ली जल्दी से आगे आकर कहता है, मास्टर आखिर आपने पिछले सालों में ऐसी कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस की जो आपकी उम्र कम हो गई? इस पर मास्टर उसे बताते हैं, ये स्किल हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। जब तुम एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें स्किल ज़रूर सिखाऊंगा। इससे तुम्हारी पावर बढ़ सकती है और तुम्हारी एज भी कम हो सकती है। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई पड़ने लगती है। फेंगजियान वैली के मास्टर आगे कहते हैं, ली तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंटेड के साथ तुम अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यंग और एरोगेंट भी हो। इसलिए तुम्हें अभी के लिए खुद को बदलना होगा। खुद को तुम्हें पावरफुल तो बनाना है, लेकिन कभी घमंडी नहीं बनना है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमेशा तुम्हें पीछे खींचेगी। इस पर ली जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है मास्टर, और थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए। इसके बाद वो आगे कहता है, मास्टर आपने मुझे इस कमरे में रुकने के लिए कहा, क्या आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम है? इस पर फेंगजियान वैली के मास्टर हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, ली अभी के लिए मैं तुम्हें एक लेटर लिख कर दे रहा हूँ। ये लेटर लेकर तुम्हें क्विंगन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के पास जाना है और उन्हें ये लेटर देना है। खास ख्याल रखना कि ये लेटर वही खोलें, उनके अलावा कोई और ये लेटर देख ना पाए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये लेटर पढ़ने के बाद इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्विंगन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर तुम्हें क्विंगन सेक्ट में ही रुकने के लिए कहें। तुम्हें उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं करना है और मेरे आने तक तुम्हें क्विंगन सेक्ट में ही रुकना है। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, ठीक है मास्टर, मैं ऐसा ही करूँगा। पर मेरा एक सवाल था, आखिर हम लोग सेंट्रल प्लान के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आखिर अचानक से अब ऐसा क्या हुआ कि हम सेंट्रल प्लान में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं? क्या कोई बड़ी चीज़ होने वाली है? क्या कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला है? इस पर फेंगजियान वैली के मास्टर हंसते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर अभी के लिए ये सब छोड़ो, तुम जाओ जल्दी से तैयारी करो। तुम्हें जल्द से जल्द
पेंगुइन सेट के लिए रवाना होना होगा। अपने मास्टर के इस अजीब से बर्ताव से ली भी चौंक गया था, लेकिन वो आगे कोई सवाल नहीं पूछता है। उस कमरे से बाहर चला जाता है। ली के कमरे से बाहर जाते ही अचानक से पेंगजियान वैली के मास्टर एक दिशा में देखने लगते हैं। उस दिशा में 10,000 ग्रेट माउंटेन्स मौजूद थे। 10,000 ग्रेट माउंटेन रेंज को देखते हुए पेंगजियान वैली के मास्टर कहते हैं, अब जब तुम बाहर आना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा सामना करने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर कर रखूँगा। इस बार तुम्हारा सामना मैं अकेले नहीं करूँगा, इस बार पूरी दुनिया तुम्हारा सामना करेगी। शायद हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम तुम्हें रोक सकें। अभी के लिए पेंगजियान वैली के मास्टर के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिख रही थी। अब सीन बदल जाता है और हमें 10,000 ग्रेट माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है। हमें अभी के लिए इविल केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए शामन लेडी का स्टैचू मौजूद था। केव के बाहर ही शामन लेडी का स्टैचू मौजूद था और उसके पास ही अभी के लिए एक लड़का खड़ा हुआ था जो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। अभी के लिए केव के आसपास का पूरा माहौल बदल चुका था। पहले जो केव काफ़ी ज़्यादा शांत लगती थी, अभी के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट एनर्जी देखी जा सकती थी। वो लड़का शामन लेडी के स्टैचू के सामने खड़ा उसी लेडी के स्टैचू को घूरे जा रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इविल बीस्ट गॉड था, जो आज से कुछ दिनों पहले ही जिंदा हो गया था। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में उसने शामन लेडी के स्टैचू को घूरने के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। अभी के लिए वो शामन लेडी के स्टैचू को घूर ही रहा था, तभी वहाँ पर इविल शामन आ जाता है, जो जल्दी से उसे झुककर ग्रीट करता है और कहता है, बीस्ट गॉड, तेरा के तेरा इविल बीस्ट किंग भी दोबारा से ज़िंदा हो गए हैं। अब बस हमें अपनी आर्मी तैयार करनी है। बहुत से इविल बीस्ट आपकी आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और बस आपके ही ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर इविल बीस्ट गॉड पूछता है, आखिर अभी के लिए इन बीस्टों की कितनी ट्राइब्स बची हैं? इस पर इविल शामन उसे बताता है, अभी के लिए सिर्फ 37 इविल बीस्ट ट्राइब बची हैं। बाकी की सारी ट्राइब्स पिछले कुछ शतकों में आपस में ही लड़कर ख़त्म हो गई हैं। ये बात सुनकर बीस्ट गॉड अपना सिर हिलाने लगता है और यहीं पर हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।